बोल शंकर भगवान की जय। प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हो 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, 12th पॉल साइंस का। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में आपको मेरी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, जिन बच्चों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे विवेक अरोड़ा पॉल साइंस वाले जाके सर्च करें, वहाँ पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। सो हम करते हैं स्टार्ट अपना ये चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं इसको वैश्वीकरण। क्या होता है वैश्वीकरण? व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? इसका बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल आंसर। देखो क्या है, मैं सपोज किया ये एक कंट्री है। ठीक है, ये एक कंट्री है और ये पूरा वर्ल्ड है। एक कंट्री पूरे वर्ल्ड के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर रही है, यानी कि जोड़ रही है, मिला रही है। एक सिंपल बात समझे तो एक कंट्री अपना सामान इनको दे रही है, अपना आइडियाज़ दे रही है, अपना सामान दे रही है, और वही इनसे ले भी रही है। तो हो क्या रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो चीज़ों का आदान प्रदान, मैं तुम्हारे देश में, तुम मेरे देश में। मेरा इंडिया बाहर जाके बेच रहा है छोले भटूरे, आलू पूड़ी, कचौड़ी, गोलगप्पे, और बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर कहाँ बिक रहे हैं? हमारे इंडिया में। तो ये जो कंसेप्ट है एक्सचेंज का, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब देखो ये तो याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में। अगर हम बात करें आपका व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, तो क्या होता है? बड़ा सिंपल है। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग, क्या, एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे देशों की इकोनॉमी के साथ क्या करना? इंटीग्रेट कर देना। मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज इन द प्रोसेस ऑफ फ्री फ्लो। भैया फ्री फ्लो हो रहा है किस चीज़ का? ट्रेड का। व्यापार कर रहे हैं, पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, और अपना कल्चर एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पर्सनस को भी देखा ना, आप लोगों ने, इंडियंस बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो बेटा एक तरीके से आपका ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है आपका, क्योंकि बॉर्डर के अक्रॉस हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। तो अब बॉर्डर पे बाउंड्री बची नहीं है, हर चीज़ हमको घर बैठे बैठाए मिल जाती है। तो आज जो आप लोग तरक्की देख रहे हो, ये क्या है? ये सब नतीजा है आपके ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, सो इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब हम जानते हैं इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। इम्पैक्ट मतलब भैया जब से आया है ग्लोबलाइजेशन, तो क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है और क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि क्या अच्छी बातें हुई और क्या आपकी बुरी बातें हुई। तो देखो भाई, अच्छी बात तो ये हुई कि जो ट्रेड था किसका, गुड्स का और सर्विसेज का, वो कम हुआ कि बढ़ा? द आंसर इज वो बढ़ गया है। आज से 15 साल पहले जाओ, क्या 15 साल पहले हमारे इंडिया में ऊबर था, ओला था, पोर्टर था, रैपिडो था, जोमेटो था, स्विगी था? द आंसर इज नो, उस टाइम तो नहीं था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया है? ये सब आपका बढ़ गया है। अब जब देखो भैया, अब जब हमारे देश में नई नई कंपनी आई हैं, जब नई नई सर्विस आ रही हैं, सो डेफिनेटली वो क्या, जॉब्स तो आपकी बढ़ेंगी ना। सो न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड, नई नई जॉब्स आ रही हैं मार्केट में। दूसरा, अब जब हमारी बाहर की कंपनियां इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही हैं, तो पैसा भी तो आ रहा है बाहर का, यानी कि इनफ्लो हो रहा है। किसका इनफ्लो हो रहा है? फॉरेन कैपिटल का, बाहर का पैसा हमारे इंडिया में आ रहा है आपका ये। ठीक है जी। तो देखो ये सब क्या है, ये 3 तो आपके बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट्स थे, अच्छी बातें थी। रोज़गार हो गया, वी आर हैविंग वैरायटी एज वेल, हमारे पास वैरायटी बहुत सारी है। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं इसके। नेगेटिव पॉइंट क्या है? इट लेट्स टू कल्चरल पोल्यूशन। भाई कल्चर बड़ा ख़राब हो गया हमारा। जनजी जो आजकल चल रहे हैं मार्केट में, आप सभी जानते हो, कल्चर हमारा काफ़ी पल्यूट हो चुका है आपका। प्लस वो सुना है ना आप लोगों ने, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। यानी कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो वेल्थ है ना, इट लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स। मतलब पूरी मार्केट को कुछ ही लोग जो है वो
रन कर रहे हैं आपका ये, ठीक है। मार्केट की जो पॉलिसी है वो मार्केट की फोर्सेस रूल कर रही हैं। गवर्नमेंट का रोल अब कम हो चुका है। आप जो बच्चे इको पढ़ते हैं वो जानते हैं व्हाट इज़ मार्केट। ये मार्केट संडे मार्केट नहीं है, ये मार्केट मंडे मार्केट नहीं है, ये कोई दूसरी मार्केट होती है, आपको जो पता है, इको वाले जानते होंगे मेरे भाई ये। और तीसरा पॉइंट जो आता है नेगेटिव, वो क्या आता है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि भाई जो प्राकृतिक चीज़ें हमको मिली हुई हैं उसको हम लोग काफ़ी अब ख़राब कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन। बच्चों यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, का इम्पैक्ट क्या है, या पूछेंगे आपसे कि भाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है जी। सो 2 मार्क क्वेश्चन आता है। अब भैया एकदम से फैल गया, भैया आज से देखो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसके फैलने के क्या फैक्टर्स थे, व्हाट आर द फैक्टर्स या व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भाई कैसे फैल गया, कुछ तो रहा होगा ना अच्छी बात। जैसे हमारे इंडिया की बात करें, इंडिया में चारों तरफ आपको मिलेगा जियो जियो, ठीक है ना। तो जियो क्यों मिल रहा है? तो जियो इसलिए मिल रहा है कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी, उसने स्टार्टिंग में फ्री किया, रेट कम करे और अब उसने फैल गया। तो वैसे ही ग्लोबलाइजेशन कैसे फैला, ऐसा क्या हुआ पूरे वर्ल्ड में कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी ही जा रही है? तो जो सबसे पहला जो बेटा फैक्टर आता है वो आपका ये आता है हिस्टोरिकल फैक्टर। यानी कि भैया ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो देख रहे हो आप, ये कंसेप्ट कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है। अगर हम भारत का पास देखते हैं, अंग्रेज़ भी तो इंडिया में क्या करने आए थे? अंग्रेज़ मेरे भाई इंडिया में व्यापार तो करने आए थे एक तरीके से, है ना। तो भाई ट्रेड बहुत मेन पर्पस होता है ग्लोबलाइजेशन में। जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है? वो आपका है बेटा ट्रेड होता है आपका ये, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। जब एक देश देखता है कि मेरे पड़ोसी के पास टेक्नोलॉजी है, मेरा पड़ोसी देश बहुत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसको भी होता है फील कि भाई मैं भी डेवलपमेंट की ओर जाऊँ। सो इसलिए ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आपको अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। सो एवरी कंट्री द वर्ल्ड वांट्स टू इनहेंस देयर टेक्नोलॉजी विद फॉर द डेवलपमेंट। विकास करना सबको है, तो विकास करने के लिए सबसे ज़रूरी सामग्री क्या है? ग्लोबलाइजेशन। चाय में अदरक चाहिए, वैसे पूरे वर्ल्ड को चाहिए ग्लोबलाइजेशन। क्या करने के लिए? तरक्की करने के लिए। किस टर्म्स में? टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अब पहले के टाइम पे पता होगा आपको एलपीजी थी नहीं थी? पहले के टाइम पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमी का कर दिया, बहुत सी कंट्रीज़ ने इस कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि भैया ये आपका फैल गया। देखो ना, इसके ऊपर से जो था एलपीजी, इसके ऊपर से जो बैन था वो हट गया, अब ओपनली हो रहा है। वैसे ही बहुत सी कंट्रीज़ ने अपने ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए। भैया कोई आपको पाबंदी नहीं है, खुल्लम खुल्ला आप ट्रेड करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ, पैसे दो और पैसे इंजॉय करो। तो ये 4 कारण थे किस चीज़ के भैया? फैलाने के। किसको फैलाने के? ग्लोबलाइजेशन को। वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार कमेंट वमेंट कर दे करो यार, अच्छा सा कमेंट डाल दो और फैला दो वीडियो ये अपने दोस्तों के साथ जो बैठेंगे इस बार 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ये तो जी हमने पढ़ लिए हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, 2 नंबर के। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं अक्सर, आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो, मैं पेपर लीक की बात तो नहीं करूँगा यार मैं, क्योंकि यार मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं मेरे भाई कि मैं सीबीएसई वाला हूँ जो मैंने पेपर सेट किया होगा। मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगा कि इस क्वेश्चन के अच्छे होते हैं चांसेस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल घुट्टी बना के पी जाएंगे अभी। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि जो ये कंसेप्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन है ना, ठीक है, इस कंसेप्ट के पॉलिटिकल कंसिक्वेंस क्या है, यानी कि राजनीतिक परिणाम क्या है, यानी कि इस कंसेप्ट के आने से हमारे जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है जी उसका क्या रोल हो गया है? बढ़िया चल रही है ना बढ़िया चल रही है, क्या हुआ, ये हम जानना है। क्वेश्चन की वेटेज जो आपकी वो भाई 4 नंबर की रहती है आपके एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन के आंसर को। तो जी है क्या? देखो, क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने सॉइल इरोजन।
यानी मिट्टी ख़राब हो जाती है, मिट्टी पलीत कर देना, मिट्टी ख़राब कर देना। तो भैया ये कह रहे हैं कि जब से आया है ग्लोबलाइजेशन, तब से जो होती सरकार, जो होती गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो होती है कैपेसिटी किस चीज़ की, काम करने की, वो क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या हो गई है, कम। यानी कि पहले जो गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट का रूल था 100%, वो रूल अब सिर्फ 30% रह गया है। 70% नुकसान हो, 70% काम अब गवर्नमेंट करती नहीं। ऐसा क्या जा रहा है इसके अंदर आपका, यानी कि द इट रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। सरकार क्या करे क्या ना करे, उसकी क्षमता में अब गिरावट आ चुकी है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो पहले था ना ओल्ड वेलफेयर स्टेट, वो ख़त्म हो रहा है, वो हो रहा है बाय बाय। और किसे हाई कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं मिनिमल स्टेट, यानी कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो छोटे मोटे काम करती, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जनता की सुरक्षा करना, डेट्स इट। इसके अलावा वो कोई काम कुछ करती नहीं है। बाकी सारा काम कौन संभाल रहा है, बाकी सारा काम संभाल रही है मल्टी नेशनल कंपनीज। ठीक है जी, ऐसा कह रहे हैं। प्लस अब वेलफेयर स्टेट चला गया तो स्टेट हो जाए मिनिमल। अब और क्या कह रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट के नाम पे अब क्या, अब आ चुकी है मार्केट। भैया मार्केट तय करती है क्या पैसा चलेगा, क्या फीस रहेगी, क्या प्राइस रहेगा। सब्सिडी की बात नहीं होती यहाँ पे भाई, गवर्नमेंट तो सब्सिडी की बात करती है, इनको मतलब है सिर्फ प्रॉफिट से। ये यहाँ पे किसी के फड्डे में नहीं टंगलाने आए, ये यहाँ पे आए हैं प्रॉफिट कमाने। कौन, मार्केट के लोग। ग्लोबलाइजेशन मीन्स प्रॉफिट, मीन्स ट्रेड, कोई तीसरी बात करनी ही नहीं है भैया हमको। ठीक है जी। दूसरा, अब ये सब नेगेटिव पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि जब से एमएनसी ने एंट्री मारी है, जब से इनका रोल बढ़ा है, तब से सरकारें अपने फैसलों को नहीं ले पा रही हैं। सरकारों के, गवर्नमेंट्स के जो फैसले लेने की क्षमता थी वो क्या हो गई है, अब ज़ीरो, ख़त्म हो गई है अब। तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स है ये कह रहे हैं कि जब से आया है ग्लोबलाइजेशन, तब से एमएनसीज का और मार्केट का रोल क्या हो गया है। देखें ग्राफ देखते हैं तो इनका ग्राफ आपका बढ़ गया है, और स्टेट ग्राफ क्या हो गया, वो आपका अब कम हो गया है। तो जो कुछ ये जो थी वो कार्यक्रम हमारा था, नेगेटिव पॉइंट का था। अब कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट होंगे ना। तो जी कुछ पॉजिटिव पॉइंट ये हैं कि जी ऐसा नहीं है कि हमेशा ग्लोबलाइजेशन स्टेट की जो पावर है वो रिड्यूस करता है। भैया आज भी जो स्टेट है वो अनचैलेंज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी से बना हुआ है, यानी कि उसकी पावर आज भी अनचैलेंज्ड है। आप सभी जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में, कि पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो कंट्रीज़ के बीच क्या थी, जेलेसी, रेवलरीज, वो अभी कम नहीं हुई है। और कोई भी कंट्री बेटा अपनी सारी पावर किसी एमएनसी को थाली में परोस के नहीं देती है ना। इस ये लोग कह रहे हैं सवाल में अपने कि स्टेट ने थोड़े काम छोड़े हैं। द स्टेट कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज इट्स एजेंडा फंक्शंस एंड कॉन्शियसली विड्रॉज फ्रॉम सर्टेन डोमेन्स। भैया हम थोड़े काम छोड़े हैं, ठीक है ना, हम नहीं चाहते वो काम करना, हम चाहते हैं वो काम कोई दूसरा पर्सन करे। ठीक है ना, समझ रहे। मतलब भाई थोड़े काम तो हम कर रहे हैं, थोड़े काम मैंने विड्रॉ कर दिया। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे आई कैन टीच पॉलिटिकल साइंस, आई कैन टीच जोग्राफी एज वेल, बट मैंने जियो पढ़ाना छोड़ दिया। क्यों, अब नीड नहीं मुझे लग रही। भाई लॉकडाउन के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना जोग्राफी को, बट अब नहीं पढ़ा रहा मैं। बट इसका थोड़ी ना कि मुझे जियो आती नहीं है, जियो मुझे आती है, बट मैंने विड्रॉ किया वहाँ से, वो कोई और पढ़ाएगा। वैसे ही स्टेट्स ने कुछ कामों से विड्रॉ कर लिया, कुछ काम में हम लोग अपना कर रहे हैं, तो वो हमारी मर्जी से हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा, भैया जब से आया है ग्लोबलाइजेशन, तब से ना स्टेट जो है उसको, उसकी जो पावर है भैया उसको मिला है बूस्ट, उसको मिली है पावर, मतलब वो बढ़िया चल रही है। कैसे, क्योंकि भैया स्टेट के पास आज क्या है, इन्हेंस्ड टेक्नोलॉजीज़। आप घर बैठे बैठे देखो, वीडियो देख रहे हो मेरी, है ना, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे फ़ोन पे सब हिस्ट्री मिल जाती है, सब कुछ तो अवेलेबल है। तो ये सब कुछ कैसे अवेलेबल हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है, ये आप सब जानते हैं। भैया टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है, वो आई है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
तो भैया स्टेट कमज़ोर नहीं पड़ रहे, स्टेट बन चुके हैं मोर पावरफुल, जो पहले नहीं थे अब बन चुके। कैसे? बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो 4 नंबर के पॉलिटिकल कंसेंसस में हम लोगों ने जी ये पढ़ लिया है कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि स्टेट की पावर ख़त्म हो गई है, वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं नहीं, पावर बढ़ गई है, बस थोड़े काम वो अब नहीं करता है। ठीक है बच्चों मेरे? तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन 4 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दो, बढ़िया बढ़िया शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस। मतलब भैया देखो, सिंपल सी बात है, पैसे की बात तो ज़रूरी है। इकोनॉमी मतलब पैसा। ठीक है, तो पहले थोड़े से पढ़ लेते हैं बढ़िया पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? तो भैया जब से आया है ग्लोबलाइजेशन, तब से गुड्स का और सर्विस का बेटा क्या हो चुका है? फ्री फ्लो। तेज़ी में फैल रही है, कम नहीं है बेटा, बहुत तेज़ी में फैल रहा है आपका ये। देखो आप देख रहे हो कि बहुत से कंट्रीज़ ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी अलग अलग कंट्रीज़ पे कि आप इंपोर्ट नहीं करोगे ये सामान, वो क्या हो गई है? वो आपकी अब रिड्यूस हो चुकी हैं। ठीक है ना? अब वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड दबा के हो रहा है, तरीके से व्यापार कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा पहला अच्छा पॉइंट है। दूसरा भैया, मूवमेंट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज़। पहले पैसे का भी लेन देन बड़ा मुश्किल था। यहाँ से मतलब कि मैं अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वहाँ पे अपना पैसा यहाँ कर सकते हैं इन्वेस्ट, ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं है। ठीक है ना? पहले तो था, अब क्या हो चुके हैं? अब पाबंदियाँ हट चुकी हैं। अब इन्वेस्टर्स इन रिच कंट्रीज कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन कंट्रीज अदर देन देयर ओन। भैया मुझे लग रहा है कि मुझे अपना पैसा जाके इन्वेस्ट करना है बरमूडा में, मैंने कर दिया। मुझे पता है वहाँ पे काम है, मुझे पैसा मिलेगा, मैंने वहाँ कर दिया। मैंने चीन में कर दिया, मैंने आपका ऑस्ट्रेलिया में कर दिया पैसा इन्वेस्ट। लेकिन पहले ये इसके ऊपर पाबंदी थी, बट अब ओपन है, आई कैन डू इट। ठीक है जी? तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, फ्री फ्लो आपकी चीज़ों का होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जरा। इट हैज़ आल्सो लेड टू द फ्लो ऑफ आइडियाज़। भैया अब ऐसा है कि इंस्टाग्राम पे बैठे बैठे अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपनी रील्स के थ्रू अब पूरे वर्ल्ड में हो सकते हो फेमस। ये भी प्लस पॉइंट है। प्लस अगर हम आज के बाद देखें तो 3 लाख लोग अमेरिका की सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि उस पता है ना आपको, पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, लोग आते भी हैं और लोग जाते भी हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, अब जब व्यापार होगा, ट्रेड होगा, तो प्यारे बच्चों डेफिनेट सिंपल सी बात है भैया, इकोनॉमी तो ग्रोथ करेगी। ठीक है ना? सो वही कह रहे हैं, greater trade among countries allow each economy to do what it does best. This would benefit the whole world. हर इकोनॉमी, हर कंट्री अपना बेस्ट दे रही है, अपनी सही चीज़ें पूरे वर्ल्ड में शोकेस करती हैं आपका ये। ठीक है जी? इट हैज़ आल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर अ कंट्री टू अपग्रेड। हर कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती है। आज से लगा लो 15 साल पहले देयर वाज 2G, नाउ 3G, 4G, और अब 5G भी हमारी कंट्री में आ चुका है। तो मीन्स क्या हो रहा है? हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, तरक्की हमारी और तेज़ हो रही है आपकी ये। ठीक है जी? अब ऑब्वियस सी बात है यार, अब जब कंपनीज़ के बीच में होता है कंपटीशन, तो हर कंपनी सस्ते दाम पे अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवाने का एक ज़िम्मा उठाती है आपका ये। ठीक है? हम लोगों ने जितने भी अनयूटिलाइज्ड आपके रिसोर्सेज थे, ठीक है ना, हम लोगों ने उसको रिलीज़ किया है। ठीक है? हम लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं आपका ये। ठीक है? अब होता क्या है, अब भैया एक दूसरे पे हम लोग डिपेंड भी हैं, हम एक दूसरे के साथ व्यापार भी कर रहे हैं, हम लोग ट्रेड भी कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छी बात है यार, जिससे पूरे वर्ल्ड में क्या हो रही है? इंटीग्रेशन भी हो रही है, और बेटा पूरे वर्ल्ड में आपकी इंटरडिपेंडेंस भी चल रही है आपकी ये। ठीक है जी? तो ये जो बेटा हमने पढ़े, ये सब क्या है? ये सब थे बेटा आपके पॉजिटिव पॉइंट्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे आपके नेगेटिव पॉइंट्स। द नेगेटिव पॉइंट पहला क्या आता है? क्या हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है? क्या हर कोई इक्वलिटी में है? ग्लोबलाइजेशन, द आंसर इज नो। यानी कि इट हैज़ नॉट लेड टू द सेम डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। भैया सबको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ है, सबको मेरे भाई फ़ायदा आपका नहीं हुआ है। द डेवलप कंट्रीज हैव केयरफुल, देखो समझदार कंट्री जो है ना, उन्होंने अपनी भैया बॉर्डर को सिक्योरिटी से कर रखा है टाइट। वीज़ा पॉलिसी, भैया देखा था अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से आया था, जहाज आया था जिसमें बहुत सारे भारतीय बैठ के आए थे जो इलीगली वहाँ पहुँच गए थे। तो कौन देश चाहेगा भाई कि तुम मेरे देश में आओ, मेरे देश का रोज़गार ले जाओ, यहाँ की शादी लड़कियों से शादी कर लो? नहीं, हर कंट्री ने भैया अपनी पॉलिसी बिल्कुल टाइट कर रखी है।
ताकि बाहर के लोग आके जॉब ना छीन ले भैया। ठीक है जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आउटकम्स। आप सब लोग ये वीडियोस देखो लेकिन सबके मार्क्स सेम नहीं आएंगे। क्यों? कोई लिख के आएगा एक्स्ट्रा, कोई लिख के आएगा कम, कोई लिख के नहीं आएगा। सो इट हैज़ लेड टू similar economic policy adopted by government in different parts of the world. This has generated vastly different outcomes in different parts of the world. हालांकि ये कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है लेकिन हर वर्ल्ड के हर कोने में इसके आउटकम सेम नहीं है। हो क्या रहा है भैया, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है ना। तो ये भी एक दिक्कत है हमारी ये। प्लस कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो है ना कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन, ये सिर्फ कुछों को करता है बेनिफिट, यानी कि इट बेनिफिट्स ओनली अ फ्यू। ठीक है ना, सबको फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे। इट बेनिफिट्स ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वाइल इम्प्रोविशिंग दोज हु वर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फॉर जॉब्स। अब ऑब्वियस सी बात है यार, जो बेचारे डिपेंड सरकार के ऊपर हैं जॉब शॉप के लिए, उनके साथ तो दिक्कत आपकी थोड़ी सी हो ही जाएगी ना मेरे भाई। आप तो यार इसलिए लोग कह रहे हैं कि भैया हमें ज़रूरत है कि जिसकी सोशल सेफ्टी नेट्स, यानी कि पूरा देश कहीं बर्बाद ना हो जाए इस चक्कर में आपका। क्योंकि जो इकोनॉमिक वीक लोग हैं यार वो तो नहीं कर पाएंगे, वो तो नहीं जानते टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, तो जो नया कल्चर आया है कॉर्पोरेट कल्चर, इसके अकॉर्डिंगली हमको थोड़ा सा चेंज होने की बात कहता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके 4 नंबर के रखता है वेटेज। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सांस्कृतिक। देखो जी, इसमें आपका आता है पहनावा, इसमें आपका आता है खान पान। तो जी पहनावे की बात करें तो जी पहनावा तो बड़ा अलग हो लिया है आजकल हम सबका। और अगर हम बात करते हैं खाने की तो जी हम लोग पराठे नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, हम खाते हैं पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर, क्रोसैं, और वो लाते पाते पीते हैं हम, है ना मेरे भाई। जो कॉफ़ी शॉफ़ी चल रही है भैया, ऐसे ऐसे हम जैसे लोग, तो हम तो भैया कॉफ़ी और नमकीन वाले हैं, हमें नहीं पता ये क्रोसेंट क्या होता है ना। तो ये कल्चर हो रहा है चेंज। लाइक हम बाहर जा रहे हैं, सो हम लोग देख रहे हैं अभी कि इतने केक्स हैं, मफ़िन्स आ चुके हैं, ये सब आ चुका है। और हम उस जनरेशन से जहाँ पे हम लोगों ने रोटी चीनी खाई है ना। तो अब आ चुके मफ़िन्स आ चुके हैं। तो ये जो कल्चर हो रहा है चेंज भाई, ये कल्चर कैसा है ये पढ़ना है हमको। ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। तो जो नेगेटिव पॉइंट पहले ज़रा पढ़ लेते हैं भैया। होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स अस इन आवर होम। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, और हम क्या सोच रहे हैं। ये 4 बातें आज से 25 साल पहले का जो यूथ था उसकी अलग थी, और जो आज का यूथ है उसकी अलग है। फ़र्क पड़ता है यार, कबीर सिंह का फ़र्क पड़ता है समाज पे, है ना। एक मूवी आई थी लक्ष्य, लक्ष्य को देख के बहुत से लोगों ने आर्मी को ज्वाइन किया था। एक मूवी क्रिश भी आई थी, फिर एक मूवी आई तेरे नाम भी आई थी। तो फ़र्क पड़ता है लोगों का, बहुत से लोग कबीर सिंह बने फिरते हैं, तेरे नाम के राधे बने फिरते हैं, तो वो फ़र्क पड़ा है ना। तो वैसे ही हम क्या देख रहे हैं, हम माहौल क्या रहते हैं, उसका फ़र्क हम पे पड़ता है। तो यही हमको पढ़ने हैं कल्चरल कंसिक्वेंसेस में आपका ये। ठीक है, अब देखो, अब मेन मुद्दा हमारा शुरू होता है। सो दी cultural effect of globalization leads to the fear that this poses a threat to culture in the world। ये कह रहा है, ये कह रहे हैं कि कल्चर में दिक्कत क्या हो रही है। ये कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में ना खतरा हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कल्चर हैं उनके लिए खतरा आ चुका है। क्यों? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन लेट्स टू राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर, व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म कल्चर चाहता है। क्या चाहता है? यूनिफॉर्म कल्चर। और यूनिफॉर्म कल्चर का पता मतलब क्या है? मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन चाहता है कि पूरे वर्ल्ड पे ना वेस्टर्न कल्चर थोप दिया जाए। क्या कर दिया जाए? वेस्टर्न कल्चर थोप दिया जाए। तो ये तो गलत है, ज़रा पढ़ लेते हैं। द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट द एमरजेंस ऑफ अ ग्लोबल कल्चर। वॉट वी हैव इन द नेम ऑफ कल्चर इज द इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर। कुछ नया नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड पे ब्लू जीन्स थोप रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड पे क्लबिंग थोप रहे हैं, पूरे वर्ल्ड पे थोप रहे हैं कि 18 साल का लड़का हो गया तो घर के बाहर निकल जाएगा, माँ बाप से लड़ेगा। ये पूरे वर्ल्ड पे
हुकअप कल्चर चल रहा है आपका, जो पता होगा आप सबको, ये सब थोप रहे हैं। तो ये तो हमारा कल्चर नहीं था, ठीक है। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं यूएस हेजेमनी की सॉफ्ट पावर। पता हो, जैसे हालांकि चैप्टर हट चुका है आपके सिलेबस से, पर पता होना चाहिए आपको। कोई बंदा कैसे मानता है बात आपकी, या तो मानेगा उसको आप खूब मारो, या मानेगा उसको आप खरीद लो पैसों में, या मानेगा उसको आप वो आपको ललचाए। तो ये जो है ना, ये कि ब्लू जीन्स पहन रहे हैं, कम कपड़े पहन रहे हैं, और बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं बोल सकता अभी अपनी वीडियो में, जो आपको पता है मार्केट में क्या चल रहा है। तो वो सब ना एक तरीके से हमारा यूथ, हमारे संस्कार, सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। तो ये गलत है आपका, ये ठीक है ना। जैसे आज के डेट में जो बर्गर हम खा रहे हैं, जो ब्लू जींस देख रहे हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वो एक अमेरिकन चीज़ें थी आपकी, ये ठीक है ना। तो अक्सर होता ये है कि जो कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली होती डोमिनेंट, वो अपना प्रभाव छोड़ के जाते किसके ऊपर, छोटी कंट्रीज़ पे जो लेस पावरफुल होती हैं, ठीक है ना। ये सब यहाँ पे किया जा रहा है। और हर कंट्री सोचती है कि जीन्स पहन के या आईफोन चला के या क्लबिंग करके आई लुक कूल, आई लुक रिच, ऐसा कुछ हमें फील होता है, ये अंदर से आता है हमको, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। अब जब एक बड़ी कंट्री छोटी कंट्री पे अपना कल्चर थोपती है, तो यार ये है डेंजरस। ये क्या है, डेंजरस। इससे क्या होता है, इससे छोटी कंट्री का जो होता है ना कल्चर, वो बेटा आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है जी। तो ये जो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, ये पढ़ा हम लोगों ने नेगेटिव इफ़ेक्ट पढ़ा है। अगर हम बच्चों मेरे बात करते हैं पॉजिटिव की, तो जी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा पॉजिटिव भी। कैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था क्या, वैरायटी। कल्चर्स क्या है, स्टैटिक नहीं है, कल्चर्स आर डायनामिक। हर कल्चर थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट कर ही लेता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, जिसे खाना बर्गर वो खाएगा बर्गर ही, जिसे खाना है डोसा वो खाएगा डोसा ही। तो बर्गर हमारे लिए चैलेंज नहीं है आपका, ये बस होता क्या है, ये हमारे ना चॉइस का कर रहा है, ये हमारे बेटा चॉइस को बढ़ावा दे रहा है। फॉर एग्जांपल, हम ब्लू जीन्स पहन रहे हैं, हम उसके ऊपर खादी कुर्ता डाल रहे हैं, तो देखो ये भी हो गया, थोड़ा सा कल्चर बाहर का भी हो गया, थोड़ा सा हमारा भी हो गया। तो ये जो कुर्ते जीन्स के बेटा कल्चर हैं, ये यूएसए के अंदर भी चल रहे हैं। मतलब इसको हम लोग ना एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये ठीक है, एक्सचेंज करने तक सब कुछ ठीक रहता है, अनटिल वो आपके ऊपर डोमिनेट ना करे आपको, ये ठीक है। सो अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज़ अ कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। तो जब कल्चर पूरे वर्ल्ड में सेम होते हैं तो वो क्या होते हैं, कल्चरल होमोजिनाइजेशन। वैसे बेटा व्हेन कल्चर बिकम मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव, दे आर नोन एज कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, ठीक है जी। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का आएगा, जहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि जी हमारे ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव भी, हमारे कपड़ों में, खान पान में, संस्कारों में, और पॉजिटिव पड़ा कि हमारी वैरायटी बढ़ गई, हमारे पास अब ऑप्शंस बहुत सारे हो चुके हैं आपके, ठीक है। अब इंडिया ने कैसे बचाव कर रखा है अपना, किससे, ग्लोबलाइजेशन से। इंडिया ने कैसे बचाव कर रखा है बच्चों अपना, किससे, ग्लोबलाइजेशन। तो हम क्या बोलते हैं, देखो आप सभी जानते हैं जब अंग्रेज़ों ने हम पे रूल किया था, तो इंडिया एक एक्सपोर्टर बन चुका था बेटा, किसका, प्राइमरी गुड्स का और रॉ मटेरियल्स का, और वो कंज्यूमर था बेटा किसका, फिनिश्ड गुड्स का। यानी कि हम लोग अंग्रेज़ों को ये सारा माल सप्लाई कर रहे थे और हम लोग उनसे ये सारा माल परचेज कर रहे थे, मतलब लॉस हमारा था। अब इंडिपेंडेंस के बाद जब हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस कर लिया था, हम लोगों ने बोला कि हम लोग भैया दूसरों पे डिपेंड नहीं होंगे, हम लोग दूसरों से अलाउड नहीं करेंगे दूसरों को कि हम एक्सपोर्ट करें, यानी कि हमको वो इंपोर्ट करें। हम लोग अपना सामान खुद बनाएंगे, यानी कि हमने बोला था कि भैया हम खुद चीज़ों को डिज़ाइन और डेवलप करेंगे, हम लोग बाहर से कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, दिस प्रोटेक्शनिज्म जनरेटेड इट्स ओन प्रॉब्लम्स। अब भैया देखो, आप इतने एडवांस तो नहीं थे ना कि आप वो क्वालिटी कर सकें अफोर्ड, या वो क्वालिटी जो बाहर से बेटा जो मशीन से मिलती है वो हम कर पाएँ। वेल सम एडवांसेस वर मेड इन द सर्टेन एरिनाज, क्रिटिकल सेक्टर सच एज हेल्थ, हाउसिंग एंड प्राइमरी एजुकेशन डिड नॉट रिसीव द अटेंशन दे डिजर्व। बहुत जगहों पे इंडिया को मिली सफलता, लेकिन बेटा इंडिया को एजुकेशन में, हेल्थ पे सफलता हमको नहीं मिल रही। और उसी के 40 साल बाद भारत अपनी इकोनॉमी में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तभी इंडिया ने 91 में हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट कर लिया।
हम लोगों ने, क्योंकि हमको उस टाइम था कि हम लोग उस समय तक सीख चुके थे। तो इंडिया ने स्टार्टिंग इंडिपेंडेंस के 40 साल तक पूरे वर्ल्ड में तरीके से ट्रेड नहीं किया था आपका ये, ठीक है। वाइल इट मे बी से टू अर्ली टू से दैट हाउ गुड दिस हैज़ बीन फॉर इंडिया, द अल्टीमेट टेस्ट इज़ नॉट हाई ग्रोथ रेट्स एज मेकिंग श्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड सो दैट एवरीवन इज़ बेटर ऑफ। यहाँ पे सिंपल करें कि स्टार्टिंग में भले ही बेटे इंडिया को सफलता ना मिली हो, बट इंसान सीख रहा है, इंडिया इज़ लर्निंग, लर्न ये कर रहा है किस तरह से व्यापार हमारा होता है, ठीक है। अब हमने इंडिया की तो बात तो कर ली थी, अब बात यहाँ पे आती है कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है भैया। क्या पूरा वर्ल्ड हैप्पी है? किससे हैप्पी है? ग्लोबलाइजेशन से। तो देखो जी, हर तरफ इसकी बुराई हो रही है। बुराई क्या हो रही है हम लोग ज़रा पढ़ लेते। देखो, देयर आर ऑन द लेफ्ट आर्ग्यू डैट, कुछ लोग कहते हैं कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। ये कहते हैं कि भैया यहाँ इनका सिंपल फंडा है, अमीर और अमीर बनेगा, गरीब और गरीब बन जाएगा, डेट्स इट। क्योंकि सारा पैसा अमीरों का है, अमीर पैसा लगा के पैसा बना रहा है। दूसरी बात ये कहते हैं जब से स्टेट की पावर में कमी आई है, तब से भैया स्टेट जो है वो गरीबों का इंटरेस्ट बचा ही नहीं पा रही है, स्टेट सोचते नहीं गरीबों के बारे में। ये कहते हैं कि भैया ऑब्वियस सी बात है कि भैया ये जो कंसेप्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इफेक्ट काफ़ी डाल रहा है। और पॉलिटिकल में ये है कि पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर सरकार को कर रहा है, ये सरकार को ये कमज़ोर कर रहा है। इकोनॉमिकली बात करें तो भैया दे वांट टू रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म एटलीस्ट इन सर्टेन एरियाज इकोनॉमी। इकोनॉमिकली लोग चाहते हैं मेरे भाई, लोग चाह रहे हैं कि जो पहले दिन नहीं थी हमारे कि हम लोग सारे काम बाहर पे डिपेंड नहीं थे, हम सारे काम खुद कर रहे थे ऑलमोस्ट, वैसा हो जाए। और कल्चरली लोग परेशान ये हैं कि भैया हम अपनी पुरानी सभ्यता संस्कार अपने सारे खो बैठ रहे हैं, ठीक है। तो भैया आप देख रहे हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नेटवर्क। पूरे वर्ल्ड में देखो प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, अगेंस्ट इम्पलिज्म। देखो एक तरीके से ये हो क्या रहा है, ये तो हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड की कंपनियाँ, कहाँ की कंपनीज, खासकर वेस्टर्न कंपनी, जैसे मैंने बोला मैकडी, आईफोन ऊफोन, ये सब हमारी मार्केट तो कर रहे हैं कि अब हम इनके आदी हो रहे हैं, हम इनके बिना कुछ कर सकते नहीं है आपका ये। इसी प्रोटेस्ट में होता क्या है, 1999 में एट WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग देयर वाज वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एट सीटल एलिजिंग अनफेयर प्रैक्टिस बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट। भैया WTO के बाहर लोग हंगामा काटते हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट इस बात का था कि जो आपका ये है ना आपका WTO, ये इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स को थोड़ा सा मतलब गलत सिखा रहे थे कि ये लोग अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं, गलत काम करते हैं, ठीक है जी। इट वॉज आर्ग्यूड दैट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड वेर नॉट गिवन सफिशिएंट इंपॉर्टेंस इन द इवॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये कह रहे हैं कि सारी बात सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ की होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को अब सब कुछ नहीं दिया जा रहा है। इसी डेमोन्स्ट्रेशन को, प्रोटेस्ट को आगे ले जाने के लिए एक बनता है WSF। WSF मतलब क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। जो सारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, लेबर यूथ थे, इन सबको इकट्ठा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे खिलाफ थे किसके? ग्लोबलाइजेशन के। ये 1 मार्क क्वेश्चन है बेटा आपका कि व्हाट इज WSF। अब इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी आपकी? द फर्स्ट मीटिंग वाज इन पोर्तो एलेग्रे, ब्राज़ील में हुई थी। चौथी मीटिंग कब हुई थी इसकी? मुंबई 2004 में। और लेटेस्ट मूवी कहाँ पर हुई थी अभी इसकी? नेपाल, फरवरी 2024 में इसकी मीटिंग हुई थी। तो ये देखो, ये 1 मार्कर्स बेटा यहाँ से आपके बन सकते हैं, ठीक है जी। हमारे इस चैप्टर का मेरे बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, भारत कैसे कर रहा है। तो देखो जी, यहाँ पे सिंपल बात है, social movements play a role in helping some people make sense of the world around them and finding ways to deal with the matters that trouble them। भैया सामाजिक आंदोलन किए जाए कि जिस चीज़ से खतरा है आपको उस पे बैठो, क्लियर करो, चीज़ों को ठीक करो। इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग बेटा क्वार्टर सेक्टर है जहाँ से लोग उठाते हैं आवाज़ की बेकार है ये। देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरेशन voiced through political parties as well as through forums like Indian Social Forum। भारत का जो बेटा आपका लेफ्ट विंग है
वो खिलाफ है किसके? ग्लोबलाइजेशन के। वो अपनी आवाज़ को उठाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से, या फिर भारत का जो इंडियन सोशल बेटा फोरम है उसके माध्यम से वो अपनी बात को रखता है कि भैया हटाओ इसको, बेकार कंसेप्ट है ये ग्लोबलाइजेशन का आपका ये। Trade unions of industrial workforce as well as those representing farmer interests have organized protest। भैया भारत में जो एमएनसी आ रही हैं उसके खिलाफ सारी यूनियंस क्या कर रही हैं? प्रोटेस्ट कर रही हैं। The patenting of certain plants like neem by American and European firms has also generated considerable opposition। जो नीम को और जैसे प्लांट्स को अमेरिका यूरोप ने पेटेंट कर लिया है, इसको देख के भैया हमारे बहुत देश में परेशान है। मतलब प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो केम फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। दिस इज टेकन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग पर्टिकुलर टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। भाई बाहर के जो आप वैलेंटाइंस डे देख रहे हो, फॉरेन टीवी चैनल्स हो गए आपके, जितनी चीज़ें आपके यहाँ आ रही हैं, जो हमारा देख रहे हो, जो हमारे स्कूल और कॉलेज के जो गर्ल्स के जो कपड़े हैं, ठीक है ना, उन ड्रेस टेस्ट के खिलाफ भी हमारे देश में क्या चल रहा है? प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे भाई, ठीक है जी। तो कोई नहीं, ये तो बताएगा वक्त कि क्या हो क्या नहीं होगा ये। बाकी फ़िलहाल तो ये चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? ये वन शॉट रिवीजन कराई है मैंने आपको। बाकी भाई 11th हो 12th हो चाहे CUT हो, पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको आपके वेक सर करा के देंगे। आपको पूरी कोशिश है मेरे भाई कि जितना हो सकेगा आपकी पूरी हेल्प की जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम्स में, जो 22 मार्च को होने वाला है आपका एग्ज़ाम, ठीक है। बाकी नोट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें यार, वीडियोस देखें, जितना हो पाएगा आपके लिए पूरा सपोर्ट रहेगा आप, ताकि अच्छे मार्क्स स्कोर करें। मैं चाहता हूँ कम से कम 100 बच्चे 100 मार्क्स लेके आए भाई पॉलिटिकल साइंस में इस बार, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें, और जो बच्चे कमज़ोर हैं पॉलिटिकल में वो देख के जाएं, मेरे नोट्स पढ़ लें, ऐसे लिख के आंसर, गारंटी है आप अच्छे मार्क्स से पास होगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।